नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का भावार्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है और ऐसे सद्गुरु को प्रणाम। देश में हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या शिक्षक को ऐसा सम्मान दिया जाता है जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है? शिक्षक ही देश का निर्माता है, वही देश के नागरिक को तैयार करता है। यही उसका दायित्व भी है कि आने वाली पीढ़ियों को लेकर अक्सर शिक्षकों को ही दोष दिया जाता है, लेकिन राज्य व्यवस्था और समाज उसके लिए कितना उत्तरदायी है, इसकी पड़ताल जरूरी है। इसके लिए पूरी शिक्षा पद्धति के सभी पहलुओं की पड़ताल जरूरी है। तो आज का विशेष शिक्षा, शिक्षक, सरकार और समाज के रिश्तों की पड़ताल पर। तो सबसे पहले शिक्षकों की बात। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज़ादी के अमृत काल तक देश की उपलब्धियों की बुनियाद में शिक्षकों का निस्वार्थ योगदान रहा है। आज भी विदेशों में सम्मानित हो रही भारतीय प्रतिभाओं के विकास की आधारशिला देश के शिक्षकों ने ही रखी है, लेकिन शिक्षकों को राज्य व्यवस्था और समाज से जो अपेक्षाएं रही, उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज शिक्षकों के लिए भले ही ज़बानी तौर पर कितनी भी इज्जत हो, लेकिन शिक्षकों को आर्थिक रूप से वो सम्मान नहीं मिला। आइए नजर डालते हैं शिक्षकों की उपलब्धियों और उनकी समस्याओं पर। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये शख्स हैं पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चटर्जी। ये शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद हैं। इनके पास बरामद की गई करोड़ों की रकम का नजारा देख आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये हाल है उस राज्य का जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बताया जाता है। जब मंत्री ही घूस लेकर शिक्षक भर्ती करेंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये किसी से छिपा नहीं। दिलचस्प बात ये है कि आज देश में शायद ही कोई ऐसा है जो ये नहीं जानता कि आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ज्ञान के प्रति लगन भी होनी चाहिए। शिक्षक की शैलियों का प्रयोग करे, अच्छा वक्ता हो, समय का पाबंद हो, छात्रों के मनोविज्ञान को समझे, अपने ज्ञान और आचरण से छात्रों के लिए प्रेरणा बने और अध्यापन के लिए लगाव की रुचि भी होनी चाहिए। अच्छी वेशभूषा और सुरुचिपूर्ण हो, स्वस्थ हो, धीरज वाला हो, नेतृत्व की क्षमता हो, हास परिहास करने वाला हो, उत्साही हो, आत्मसम्मानी हो और सबसे मधुर संबंध रखने वाला हो। यानी एक शिक्षक से सर्वगुण संपन्न होने की उम्मीद की जाती है। लेकिन शिक्षक के प्रति ना तो सरकार जवाबदेह है, ना ही समाज। सरकारी शिक्षकों को पहले सरकारी कर्मचारी माना जाता है। उन्हें जनगणना से लेकर पशु गणना तक के काम में लगाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करना, वोटर लिस्ट तैयार करना जैसे कई और चाहे अनचाहे सरकारी कामकाज में जोत दिया जाता है। उसे बीडीओ जैसे सरकारी अफसरों के सामने मुस्कुराते भी नजर आना है और छात्रों के सामने भी मीठे बोल बोल कर रिझाता रहे। ऊपर से मिड डे मील का जिम्मा भी शिक्षकों को दे दिया गया। मिड डे मील सप्लाई के काम में भी घोटाला। शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए मुंह बंद रखना है। झारखंड में तो मिड डे मील में अंडा सप्लाई करने वाले प्रेम प्रकाश ने इतनी अकूत संपदा कमाई कि उसकी हिफाजत के लिए उनकी तिजोरी में ईडी के अफसरों ने 2 AK-47 राइफल भी पाई। लेकिन गुरु को ज्ञान देने में आज कोई पीछे नहीं है। ग्राम पंचायत का अंगूठा टेक सदस्य भी प्राइमरी शिक्षकों को नसीहतें देता है। सरकार और ज्ञानियों की नजर भी उन्हीं पर बनी रहती है। जबकि सच्चाई ये है कि देश में सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में 45 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। अफसोसजनक है कि केंद्रीय स्कूलों के हालात भी अच्छे नहीं हैं।
केंद्रीय विद्यालयों में भी लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षकों के भी 12,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के मुताबिक अब इनमें से 9,000 की भर्तियां ठेके पर की जा रही हैं। साफ है कि मौजूदा शिक्षकों पर अध्यापन का कितना दबाव होगा। ऊपर से ठेके पर आए शिक्षक कितना मन लगाकर बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सच्चाई तो ये है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार के एमसीडी के स्कूल में ही शिक्षकों का वेतन कई महीनों से लंबित चल रहा है। यूं तो यूपी के सुल्तानपुर जिले के 50 माध्यमिक स्कूलों के 1211 शिक्षक 3 माह से वेतन को तरस रहे हैं, तो अम्बेडकर नगर में 2 महीने का वेतन बकाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 2014 के बाद कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना बंद कर दी गई। जो जमा करके बैठे हैं उन्हें जमा राशि कब लौटाई जाएगी, इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। बहरहाल शिक्षकों को शिक्षा देने में सियासतदान भी सबसे अव्वल है। दिल्ली सरकार तो शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक यूनिवर्सिटी ही शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। आपको बजट का कानून बनाना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य सरकार सब की सब 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन बजट पे कम से कम खर्च करेंगी। ये मैंडेटरी होगा देश में। जब तक ये कानून नहीं बनाओगे, इस पॉलिसी में लिखी हुई बातें ख्याली पुलाव हैं। मिड डे मील के लिए पैसा कहां से लाओ? इतने सारे टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट कहां से करोगे? पैसा ही नहीं है आपके पास में। वहीं पिछले साल ही स्कूलों में संस्थान की कमी दूर करने के लिए विद्यांजलि योजना की शुरुआत की है। यानी अब निजी क्षेत्र की मदद से प्राइमरी और मिडिल स्कूल अपनी जरूरत पूरी किया करेंगे। यानी स्कूलों को आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं शिक्षकों को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की उम्मीद सौंप दी गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि निष्ठा शिक्षक कैसे बना जाता है। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद तैयार करना है और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। शिक्षकों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं तैयार की गई, लेकिन अगर राष्ट्र को सचमुच विश्व गुरु बनाना है तो पूरे देश में शिक्षकों के लिए एक केंद्रीय वेतनमान और अन्य सुविधाएं लागू की जानी बेहद जरूरी है, वरना नई शिक्षा पद्धति भी एक जुमला बनकर रह जाएगी। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के समय सबसे पहले गुरु वंदना की। गुरु का सम्मान भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रही है, लेकिन आधुनिक युग में दिनों दिन गुरु का सम्मान घटता ही जा रहा है। गुरु और शिक्षक में फर्क किया यूं जाने लगा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। शिक्षण व्यवसाय आर्थिक रूप से कमजोर माना जाने लगा है। राज्य व्यवस्थाओं ने शिक्षा को उपेक्षित कर दिया है और अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है। स्वाभाविक रूप से शिक्षकों का स्तर भी समय के साथ गिरता चला गया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन शिक्षा के राष्ट्र निर्माण में महत्व को समझते हुए स्वाधीनता के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। दक्षिण भारत के छोटे से गांव में जन्मे राधाकृष्णन बहुत ही विद्वान और दार्शनिक थे। आज भी उनके व्यक्तित्व को आदर्श शिक्षक के लिए पैमाना माना जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये कुछ खास रोचक चीजें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक, लेखक और राजनेता थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया।
इससे पहले उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। मूल रूप से राधाकृष्णन एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था और 5 सितंबर को उन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन छात्र जीवन में मेधावी रहे और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में स्कॉलरशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की और 1906 में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। पंडित नेहरू ने कहा था कि राधाकृष्णन ने देश के लिए बहुत से काम किए हैं, लेकिन उन सबसे पहले वो एक महान शिक्षक हैं। जब वे राष्ट्रपति थे तब उनके छात्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म के प्रति गहरी निष्ठा रखते हुए भी अपने विद्यार्थी जीवन में बाइबल के महत्वपूर्ण अंशों को याद कर लिया था। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद वो मद्रास यूनिवर्सिटी में ही दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष दिए। तब तक डॉक्टर राधाकृष्णन की विद्वता की दूर दूर तक शोहरत पहुंच चुकी थी। उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान निर्माता समिति का सदस्य भी बनाया गया। देश के स्वतंत्र होने के बाद 1952 तक वो सोवियत रूस में भारत के राजदूत रहे। इसके बाद उन्हें देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति के तौर पर जब वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस के दौरान शोर होने पर डॉक्टर राधाकृष्णन श्लोक या बाइबल की पंक्तियां पढ़ने लगते थे। उनकी ये शैली राजनेताओं को खासी पसंद आती थी। 1962 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने पर डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा विद्वान देश को राष्ट्रपति के रूप में मिला। अपनी 25,000 की सैलरी में वो सिर्फ 10,000 लिया करते थे और बाकी राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दिया करते थे। इस दौरान कई चुनौतियां भी रहीं। भारत पाक जंग और चीन से युद्ध में पराजय के साथ ही दो प्रधानमंत्रियों का देहांत इसी कार्यकाल में हुआ। 1967 में अपना कार्यकाल पूरा होने पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने अध्ययन को ही प्राथमिकता दी। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए मशहूर थे। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। वे सनातन धर्म के जबरदस्त ज्ञाता थे। उनका मानना था कि सनातन संस्कृति में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को भी देने लायक बहुत कुछ है। बावजूद इसके वो पूर्व और पश्चिमी संस्कृति के समन्वय में भरोसा करते थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके लिए कहा था कि विश्व की दार्शनिक विचारधारा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। संसार के चिंतकों को उन्होंने एक नई उत्तेजना दी। पश्चिम जिस उच्च दर्शन का अभिमान करता है, पूर्वी जगत के पास भी वैसा दर्शन विद्यमान है और विश्व का कल्याण एक ऐसे सामाजिक दर्शन को खड़ा करने में है जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही दर्शनों के श्रेष्ठ तत्व समन्वित हों। वहीं डॉक्टर राधाकृष्णन महात्मा गांधी की तरह राजनीति के आध्यात्मिकरण में विश्वास रखते थे। बतौर शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन जीवन के अनुभव और मानवीय मूल्यों को तरजीह देने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा न सिर्फ ज्ञान है बल्कि समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से आगे ले जाने की साधना भी है। इसीलिए वे शिक्षा पद्धति को भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का जरिया मानते रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 17 अप्रैल 1975 को इस संसार से विदा ले ली, लेकिन देश के शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में वो आज भी अमर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रकांड विद्वान, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक और शिक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण रखते थे। वो शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलावों के साधन के रूप में देखते थे। पूर्व और पश्चिम को लेकर समावेशी नजरिए में विश्वास करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ मानवीयता के विकास को भी शिक्षा का अंग मानते थे। इसीलिए शिक्षक न सिर्फ अध्यापक है बल्कि वो जीवन के अनुभवों से भावी पीढ़ियों को शिक्षित दीक्षित करने वाला गुरु भी है। यही मान्यता हमारे देश में रही है। लेकिन देश में शिक्षा के स्तर को लेकर अक्सर शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सच्चाई ये है कि इसके लिए पूरी शिक्षा पद्धति में बदलाव की ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। मौजूदा हालात में शिक्षा का क्षेत्र में राजनीतिक हथियार इसे बनाया जा रहा है। ऐसे में एक नई शिक्षा पद्धति लाई गई है, लेकिन इसे लेकर भी नए सिरे से विवाद खड़ा हो रहा है। आइए जानते हैं नई शिक्षा पद्धति से किस तरह के बदलाव की अपेक्षा की जा सकती है।
दरअसल देश में 1986 को बनी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर 2020 तक शिक्षण का कार्यक्रम चला। मोदी सरकार ने 2016 से ही नई शिक्षा नीति का काम शुरू करवा दिया था। इसके लिए TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन भी हुआ। सुब्रमण्यम कमेटी ने मई 2019 में शिक्षा नीति का अपना ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन सरकार को वो ड्राफ्ट पसंद नहीं आया। इसके बाद सरकार ने वरिष्ठ शिक्षाविद और JNU के पूर्व चांसलर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कस्तूरीरंगन की कमेटी के नए शिक्षा नीति के मसौदे पर केंद्र सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे। नई शिक्षा नीति में अगर स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो 10+2 पर आधारित स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के रूप में बदला गया। इसमें पहले 5 वर्ष अर्ली स्कूलिंग के होंगे। इसे अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसके अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्तमान में 3 से 5 वर्ष के उम्र के बच्चे 10+2 वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हैं और 5 या 6 वर्ष के बच्चों का प्रवेश ही प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। इस तरह शिक्षा के अधिकार का दायरा भी बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया गया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जा रहा है। अंतिम छोर का व्यक्ति अपनी तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ेगा और दुनिया के शिखर तक पहुंचेगा, लोकल से लेकर के ग्लोबल तक जाएगा। ये इस शिक्षा नीति की ताकत है। ये शिक्षा नीति को यदि आप देखेंगे तो ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इंटरएक्टिव भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है। हालांकि इन छोटे बच्चों के प्री स्कूलिंग के लिए सरकार ने आंगनबाड़ी की पहले से ही व्यवस्था की थी। पहले इस ढांचे को और मजबूत किया जाएगा, लेकिन नई शिक्षा पद्धति के तहत सरकारी स्कूलों में पहले से 5वीं या संभवतः 8वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब बच्चा प्राथमिक कक्षाओं को पास कर आगे बढ़ेगा और उन्हें आगे की कक्षाओं में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में विषयों को पढ़ाया जाने लगेगा, तब वो क्या उसे सही ढंग से समझ पाएंगे या उच्च कक्षाओं में वो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से प्रतियोगिता कर पाएंगे? इसके अलावा एक सवाल यह भी उठता है कि क्या स्थानीय या मातृभाषा माध्यम में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध होंगे? लेकिन सरकार के पास इस बात का साफ जवाब नहीं है। हमने शुरू से ही इसको मातृभाषा में किया। हाँ, कुछ लोगों ने पीछे के समय में कहा कि मेरे से स्वयं कुछ मित्रों ने कहा, कुछ मीडिया के मित्रों ने कहा, निशंक जी एक ओर तो आप कह रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिखर पर पहुंचेंगे और दूसरी ओर आप मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव होगा? आप अंग्रेजी के खिलाफ। मैंने उनको कहा हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हाँ, यदि किसी ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी, क्योंकि जितनी अभिव्यक्ति आप अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं उतनी अभिव्यक्ति तो दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। लेकिन नई शिक्षा पद्धति से 2 अलग अलग तरह का देश बनने का खतरा जताया जा रहा है। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इंडिया बनेंगे तो सरकारी स्कूलों के छात्र भारत बनकर रह जाएंगे। ऐसे में ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि इसे सरकारी प्राथमिक स्कूलों से लेकर दिल्ली और मुंबई के सबसे महंगे और एलीट स्कूलों में भी लागू किया जाए। ये देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और उत्पीड़ित तबके के साथ सरासर अन्याय के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पाठ्यक्रम को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के दौर में उर्दू के खिलाफ साजिश के आरोप लग रहे हैं। पंडित ब्रजमोहन चकबस्त, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई हिंदू शख्सियतों ने उर्दू की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी की किताबों से उर्दू के शब्द बेतरतीब, ताकत, इलाका, अक्सर, ईमान, बदमाश, लुच्चे लफंगे, जोखिम, मेहमान नवासी, कमबख्त, उल्लू कहीं का जैसे शब्द हटाने की मांग की जा रही है। ये मांग उठाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के मुखिया दीनानाथ बत्रा ने, जो विद्या भारती के पूर्व प्रमुख रहे।
इनका ये भी कहना है गालिब और मकबूल फिदा हुसैन पर आधारित पाठ हिंदी भाषा और संस्कृति पर हमला है। इससे भी हैरतनाक बात ये है कि वो हिंदी पाठ्य पुस्तकों में उन संदर्भों का उल्लेख भी चाहते हैं जिनसे ये पता चले कि कैसे मध्यकालीन सूफी आंदोलनों और अमीर खुसरो ने हिंदू मुसलमानों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बत्रा ने अपनी किताबों में बताया है। उनकी किताबें गुजरात के 42,000 स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। जाहिर है कि विरासत के बंटवारे का खेल कितना खतरनाक होता जा रहा है। जिस भक्ति और सूफी आंदोलन ने दलित शोषित समाज को भगवान की भक्ति का मौका दिया था और इस भक्ति ने मंदिरों में कैद भगवान के बंधन खोलकर कठौती तक पहुंचाया था, उसको बदनाम करने की साजिश नहीं तो और क्या है। गुरु नानक, कबीर, रहीम, रसखान, जायसी से लेकर उन हफीज जालंधरी के साझा विरासत में योगदान को भी जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिन्होंने आजादी के पहले कृष्ण कन्हैया लिखकर उनके विराट रूप के दर्शन कर लिए थे। विरासत पर अदावत की ये मुहिम अब पाठ्यक्रम को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। युक्ति युक्तकरण के नाम पर CBSE के पाठ्यक्रम से अप्रैल 2022 में कई हिस्से हटा दिए गए। जिन टॉपिक्स को 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटाया गया उनमें शामिल है प्रजातंत्र और बहुलता, अफ्रीकी एशियाई इस्लामिक राज्यों का उदय, मुगल दरबारों का इतिहास, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, प्रसिद्ध जनसंघर्ष, प्रजातंत्र को चुनौतियां एवं सांप्रदायिकता पर खंड में से फैज अहमद फैज की कविताएं। यही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने वाली बीजेपी से जुड़े संगठन उनकी कविताओं को भी सिलेबस से बाहर करने पर आमादा हैं। 1857 की आजादी की साझी लड़ाई की विरासत को भी मिटा देने की कोशिश है। गदर के बाद इंग्लैंड में बैठे भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड वुड ने भारत में अंग्रेजी राज के मुखिया लॉर्ड एलिगन को निर्देश दिया कि अगर भारत पर राज करना है तो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाना होगा। ये भी कहा कि हम लोगों को वैसा सब कुछ करना चाहिए ताकि उन सब में एक साझी भावना का विकास न हो, क्योंकि 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का स्वतंत्र शासक घोषित करने वाले 70% सैनिक हिंदू थे। बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने में नाना साहब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी इनकलाबी सेना ने दिल्ली में भी गोवध पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए ऐलान किया कि जो भी ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा। जिस अयोध्या में हिंदू संगठन के लोग मस्जिदों में मांस फेंकते पकड़े गए, उसी शहर के मौलवी आमिर अली और हनुमानगढ़ी के महंत रामचरण दास को कुबेर टीले के पास फांसी पर लटका दिया गया। तो आजादी की लड़ाई से उन लोगों को खासी चिढ़ है जिन्होंने उसमें हिस्सा न लेकर अंग्रेजों का साथ दिया था। वो आज भी बांटो और राज करो की नीति के तहत पूरे देश को खंड खंड करने का पाखंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात अखंड भारत की कर रहे हैं। अखंड भारत का सपना देखने के लिए 56 इंच का कलेजा चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि पहले अपने देश की विरासत को संजोने लायक सोच तैयार करने वाला पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और सबको साथ लेकर चलने का सबक देने वाले संविधान का सम्मान सीखा जाए। अंशुमान त्रिपाठी, APN। निसंदेह 34 साल बाद लाई गई नई शिक्षा पद्धति का स्वागत किया जाना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा कि उच्चतर कक्षाओं में वे छात्र अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में इस दूरी को कैसे तय करेंगे। साथ ही ये भी बेहद ज़रूरी है कि ये पद्धति न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी स्कूलों में भी लागू की जाए, वरना भारत और इंडिया के बीच आने वाले वक्त में ज्यों का त्यों फर्क बना रहेगा। वहीं इस आदर्शवादी लक्ष्यों को पाने के लिए राज्य व्यवस्था को शिक्षकों की आर्थिक और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को भी हल करना ही होगा।
जहां शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा के स्तर को लेकर व्यापक योजनाएं बन रही हैं, वहीं छात्रों की अपेक्षाओं पर भी नजर डालना जरूरी है। ये आम दिक्कत है कि व्यवसायोन्मुखी पाठ्यक्रम न होने से छात्रों को अपना भविष्य असुरक्षित महसूस होता है। वहीं उनके सामने महंगी शिक्षा भी एक बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी बात रोजगार की है। अगर शिक्षा पाने पर भी आजीविका तलाशना मुश्किल हो जाए तो शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करना बेहद बेमानी है। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है जब परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला सामने न आता हो। हाल ही में उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सामने आया। 6 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन क्या छात्रों को इंसाफ मिला? घरेलू माली मुसीबतों के बीच पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की हसरत लिए नौजवान को एक बार फिर इम्तिहान की जद्दोजहद से गुजरना होगा। उम्र के बढ़ने का दबाव, ऊपर से ये माथापच्ची। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का पर्चा आउट हो गया। हालत तो ये हो गई है, बिहार सरकार त्योहार की सौगात की तरह कई महीनों से लटका वेतन जारी करने का ऐलान कर रही है। वहीं शिक्षक बनने के लिए रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर लाठियां बरसाने से भी बाज नहीं आ रही। जिस देश में शिक्षक बनने के लिए इतनी लाठियां खानी पड़ती हों, वहां शिक्षक को लेकर छात्रों की हताशा को समझा जा सकता है। आखिर पढ़ाई लिखाई का मकसद रोजी रोजगार जुटाना ही तो है, लेकिन पढ़ाई भी ईमानदारी से नसीब नहीं। 3 महीने पहले जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में इतिहास का पर्चा लीक हो गया। नाराज छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि इम्तिहान के नतीजों में देरी से भी युवाओं का आक्रोश बढ़ता है। छात्र ना तो दूसरे संस्थानों में आवेदन कर पाते हैं, ना ही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तो और विश्वविद्यालयों का शिक्षण सत्र भी इसी वजह से देर से शुरू हो पाता है। ऑनलाइन परीक्षाएं होने के बावजूद नतीजों में देरी से छात्रों का मन शंका से भर जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से घोटाले का डर हमेशा बना रहता है। निजी शिक्षण संस्थानों की ऊंची फीस से उम्मीदें पहले ही मर जाती हैं, लेकिन सरकारी उच्च शिक्षा के संस्थानों में भी फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ में रोजगार इतने कम हैं कि बस युवाओं की आस एक टिमटिमाती लौ की तरह होती जा रही है। दरअसल शिक्षा का व्यवसायीकरण इतना ज्यादा हो चुका है कि ज्यादातर निजी विश्वविद्यालय फर्जी मेरिट लिस्ट जारी कर अघोषित तौर पर डोनेशन की बोली लगाकर भर्तियां करते हैं। खबरों के मुताबिक जो डोनेशन पहले हफ्ते 1 करोड़ से 10 लाख का होता है, वो बोली बंद होने तक 30% नीचे तक आ जाता है। मानद उपाधियां तो ऐसे बिकती हैं जैसे मूली भिंडी। रिसर्च करने के लिए थीसिस लिखे आपके दुश्मन, एक मोटी सी फीस दीजिए, सारा काम 6 महीने में खत्म। ऐसे में जो शिक्षा रोजगार नहीं दे सकती, उस शिक्षा से क्या उम्मीद की जा सकती है? देश में पिछले 1 साल में 11,724 लोगों ने आत्महत्या की है। ये 2020 के मुकाबले 26% ज्यादा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले 8 साल में प्रति 1000 आवेदकों में से सिर्फ 3 को ही नौकरियां मिली हैं। ऐसे में शिक्षा और रोजगार के रिश्ते में संतुलन नहीं बनाया जाएगा। उच्च कम फीस वाले सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान तब तक युवाओं और शिक्षकों से शिक्षा का स्तर उठाने की बात बेमानी है। ऐसे में विश्व गुरु भी एक उसी तरह का जुमला बनकर रह जाएगा जैसे सियासी दल सत्ता पाने के लिए लगाते हैं दूसरे चुनावी नारे। अंशुमन त्रिपाठी, APN। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा गुरु की महत्ता का बयान है, लेकिन सच ये भी है कि शिक्षकों को उनका अपेक्षित सम्मान दिए बगैर कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यूरोपीय देशों में शिक्षण के कार्य को आकर्षक बनाने के लिए बाकायदा सरकारें रिसर्च कराती हैं और शिक्षक बनने के लिए कई खास सुविधाएं और आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं। लेकिन भारत में शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता के विकास के लिए विद्यांजलि जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन अध्यापकों के प्रोत्साहन के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है,
क्योंकि सच यही है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला तार्किक और सर्वसमावेशी समाज बनाने के लिए न सिर्फ अच्छे पाठ्यक्रम की ज़रूरत है, बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी जो सचमुच में गुरु भाव से पढ़ाएं, नई पीढ़ी को शिक्षित और दीक्षित कर सकें, ऐसे शिक्षकों की भी सख्त ज़रूरत है। तो इस उम्मीद में कि भारत में आदर्श शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप की जो कल्पना सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, वो बहुत जल्द मूर्त रूप लेगी और शिक्षा और राजनीति को अलग करके देश के भविष्य की चिंता सभी करेंगे। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।